Hello, hi everyone. My name is Rahul Harichandan and I'm the owner of Study Point Coaching Center and I'm also one of the teacher as well. थोड़ा सा आज गला बैठा हुआ है तो अगर आवाज ऊपर नीचे हो तो काइंडली उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा। आज जो हम चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, यानी कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये एक बेसिक एंड फॉर्मल रिपोर्ट्स है जो एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंटरप्राइज एंड अकाउंटिंग पीरियड को तैयार करने के लिए बनाने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के? सबसे पहला ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशंस, कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, कितना वो फाइनेंशियल है, सो पोजीशन क्या है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। दूसरा ये असिस्ट करता है मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में। फिर इन्फॉर्म करता है वेरियस स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स हो गए या क्रेडिटर्स हो गए। स्टेक होल्डर्स किसे कहते हैं? पर्सन रिलेटेड टू बिजनेस, कोई भी आदमी जो बिजनेस से रिलेटेड, उसे हम स्टेक होल्डर कहते हैं। उसमें शेयर होल्डर आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, डेटर्स आते हैं, सभी कोई आ जाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें आ गया इनकम स्टेटमेंट जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाते हैं, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, अगर किसी को इसका पूरा पीडीएफ लगे तो काइंडली मेरे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, इसमें हाई लिख कर भेजिएगा और आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा एंड इट्स टोटली कॉस्ट फ्री। कोई भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। फोन नंबर शेयर कर रहा हूँ अपना व्हाट्सएप का, जस्ट हाई लिख कर भेजिएगा और इसमें मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। 7980729616, इसमें मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। क्या मैसेज करना है? आई, उसके साथ FSC, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। ओके, फिर आ जाता है इनकम स्टेटमेंट। ये क्या दिखाता है हमें? रेवेन्यू बताता है, एक्सपेंसेस बताते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस बताते हैं बिजनेस का स्पेसिफिक पीरियड के लिए। इनकम स्टेटमेंट ऑलरेडी आपने किया होगा फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट वही पीएल अकाउंट होगा। फिर हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताता है? हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। जिस तरह से एक बच्चा एक क्लास में जब रिजल्ट आता है तो उसके रिजल्ट से हमें पता चलता है कि उसका सब्जेक्ट्स क्या क्या है, उसमें किस किस सब्जेक्ट्स में क्या क्या प्रॉब्लम है। कोई सब्जेक्ट्स काफी अच्छा है, कोई सब्जेक्ट्स थोड़ा कमजोर है। जो काफी अच्छा है उसको मेंटेन करना है और जो कमजोर है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो जिस तरीके से एक बच्चे का रिजल्ट से हमें बच्चे के बारे में पता चलता है, उसी तरह हमें बैलेंस शीट से बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। फिर हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमें क्या बताता है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पीरियड। कितना कैश आया और कितना कैश हमारे पास से चला गया, कितना कैश आया और कितना कैश हमारे पास से चला गया, इसके बारे में ये हमें इन्फॉर्म करता है। फिर चलते हैं शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी बैलेंस शीट। शेड्यूल 3 क्या है? एक फ्रेमवर्क है। किसका फ्रेमवर्क है? प्रिपेयर करने का और बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने का। जिस फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं उसे हम शेड्यूल शेड्यूल 3 कहते हैं। अब क्या क्या की पॉइंट्स है शेड्यूल 3 का? सबसे पहला, मैंडेट अंडर सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये सेक्शन 129
ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 के अंदर मैंडेट किया गया। ये इंश्योर्स करवाता है यूनिफॉर्मिटी एंड कंपैरेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। बैलेंस शीट को दो ब्रॉड हेडिंग्स में दिखाए गए हैं, एक है एसेट, दूसरा है लाइबिलिटी एंड इक्विटी। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। अब शेड्यूल 3 के हिसाब से फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का? शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करंट करंट लाइबिलिटी का स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, CURRENT। करंट लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट्स, ये हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटी का पार्ट। एसेट से आता है नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में अगर एसेट को समझना है तो CACM, एंड लाइबिलिटीज का है SECN। करेंट एसेट, फिर नॉन करेंट एसेट एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। इट्स नॉट करंट लाइबिलिटी, इज नॉन करंट एसेट्स। लाइबिलिटीज का है SECN, शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका मतलब क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो एंड प्रोडक्ट्स, किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का वो एंड प्रोडक्ट क्या रिजल्ट आता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ये प्रोवाइड करता है प्रॉफिटेबिलिटी, बताता क्या है हमें? प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस का। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। वो क्या क्या चीज इंक्लूड करता है? सबसे पहला, कंपनीज एक्ट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहला रहता है बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो बैलेंस शीट को इंक्लूड करता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट को इंक्लूड करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको वो इंक्लूड करता है। और चेंजेस इन इक्विटी, क्या इक्विटी में बदलाव आती है, वो इक्विटी शेयर होल्डर हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, इसमें भी जो बदलाव आती है उसके बारे में वो हमें बताता है। फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं? ऑफ कोर्स आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं होता, हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 41 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जितने भी कंपनीज हैं आर रिक्वायर्ड टू हैव अ यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर, इनका यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए, और ये पीरियड जो है होना चाहिए 1 अप्रैल से 31 मार्च एवरी ईयर। वैल्यूज दैट अ कंपनी शुड ऑब्जर्व व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या वैल्यूज एक कंपनी को ऑब्जर्व करना चाहिए जब वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार कर। सबसे पहला सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से उसको रिक्वायर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में क्या क्या चीज क्या क्या चीज को जरूरत है। सबसे पहला, shall give a true and fair view of the state of affairs of a company, यानी आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो ट्रू और फेयर व्यू दे आपके कंपनी का। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी फॉल्स डेटा दे दिया, ऐसा फॉल्स डेटा नहीं होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए कंपनी का। शैल कॉम्प्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जितने भी हैं सबको नोटिफाई करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑब्लिगेशन में नहीं आना चाहिए। ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेते हुए हमें आगे बढ़ना। शैल बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म गिवन इन शेड्यूल 3, और ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए शेड्यूल 3 का। The prescribed format for the preparation of balance sheet has been given in part 1 of schedule 3। कैसा फॉर्मेट है? पार्ट 1 शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये हमें पार्ट 2 में दिया हुआ है शेड्यूल 3 का, यानी बैलेंस शीट जो है वो पार्ट 1 में दिया हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पार्ट 2 में दिया हुआ है शेड्यूल 3 का।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि ट्रू एंड फेयर व्यू, हमारा बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू बताना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताना, प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और क्या क्या, पास्ट पीरियड, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं पास्ट पीरियड से रिलेटेड होते हैं, उसे हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। रिमेंबर, कोई भी पास्ट डॉक्यूमेंट्स आपके बिजनेस का, खासकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होता है। क्यों हिस्टोरिकल होते हैं? सर, एनीथिंग रिलेटेड टू पास्ट इज हिस्ट्री एंड इफ देयर इज अ डॉक्यूमेंट देन इट इज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम इसको मनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज से रिलेटेड होता है? पैसा से रिलेटेड होता है, मनी से रिलेटेड होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है, किस तरीके से? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू, कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या हमारा बिजनेस लॉस में रन कर रहा है। उसके संग हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, हमारे बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि इस बिजनेस को और कितना हेल्दीली हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। उसके संग इस बिजनेस को हमें और कंटिन्यू करना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए, या थोड़ा सा किसी जगह में अगर कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको चेंज करना चाहिए, उस प्रोडक्ट को, या किसी और प्रोडक्ट को लाना चाहिए, उसमें मेहनत करना चाहिए। और ये हमारा पोजीशंस, खासकर फाइनेंशियल पोजीशंस हमें बैलेंस शीट से पता चल जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी आवाज थोड़ी नरम लग रही होगी तो उसके लिए मेरी सॉरी, गला थोड़ा बैठा हुआ है, बट तब भी हम लोग वीडियोस तैयार कर रहे हैं आपके लिए, जिससे आपको हेल्प हो सके। सामने एग्जाम है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इट It portrays the relationship between equity and liability and asset. ये एक रिलेशनशिप बताता है, किसका रिलेशनशिप बताता है? इक्विटी, लाइबिलिटी एंड एसेट का। ये दोनों क्या होना चाहिए? आपस में इक्वल होना चाहिए। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पीरियड। ये पर्टिकुलर डेट में तैयार होता है, किसी पीरियड के लिए नहीं। एंड इट इज ट्रू ओनली फॉर द डेट ऑन विच इट इज प्रिपेयर्ड। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी दिन के लिए जरूरी है, ट्रू है, सच है। उसके बाद वाले दिन में वो शायद काम ना आए, क्योंकि उस दिन, उसके बाद वाले दिन शायद आपका फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बदल जाए। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये कंसेप्ट का नाम है। हम फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस में किस कंसेप्ट से दिखाते हैं? तो हम लोग गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से दिखाते हैं। इट इज नॉट बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फैक्ट्स बट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अकाउंटिंग assumptions। तो ये कोई एब्सोल्यूट फैक्ट्स के हिसाब से नहीं होता, अकाउंटिंग assumptions और पर्सनल जजमेंट्स रिगार्डिंग टू अकाउंटिंग, उसके हिसाब से इसको तैयार किया जाता है। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रॉफिट एंड लॉस? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का? इट मैचेस द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड इन ऑर्डर टू determine the profit earned or loss suffered during the period। ये मैच कराता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को एक एंटरप्राइज का एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए? प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड, कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है या कितना लॉस हमने सफर किया है ड्यूरिंग द पीरियड। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड नॉट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अब प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए तैयार होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्टिकुलर डेट के लिए तैयार होता है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर्टिकुलर पीरियड के लिए तैयार होता है, पर्टिकुलर डेट के लिए नहीं। ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह भी यूज होता है क्योंकि ये पास्ट पीरियड के बारे में हमें बताता है। और ये भी अकाउंटिंग एजम्पशंस के इन्फ्लुएंस्ड है। इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय टोटली अकाउंटिंग एजम्पशंस। अब नेचर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? चलिए,
इसको 3 तरीके से नेचर को समझाया गया। पहला है रिकॉर्डेड फैक्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, पर्सनल जजमेंट्स। Recorded facts. Term recorded fact means the data used for preparing financial statement. आपको जो डेटा मिला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, और वो डेटा कहाँ से आपको मिला है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिला है। इसी को हम लोग रिकॉर्डेड फैक्ट्स कहते हैं। दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो गेन करते हैं वाइड एक्सेप्टेंस एंड विच आर फॉलोड बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए हमें मदद करता है। पर्सनल जजमेंट्स, अब आपने एक रिकॉर्ड किया फैक्ट्स, अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज किया है, एक अपना भी डिसीजन होता है, पर्सनल जजमेंट होता है इस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को देखकर कि भाई अगर मेरे पास 10 रुपए है तो मुझे 10 रुपए में क्या करना है, मुझे फुचका खाना है या फिर मुझे 10 रुपए का चॉकलेट लेना है या फिर मुझे 10 रुपए बचा के अपना पिगी बैंक में डाल देना है, ये पर्सनल जजमेंट होता है। तो कुछ कुछ चीज हम बिजनेसेस में ना अकाउंटिंग का स्टेटमेंट से तो जनरेट करते हैं, उसमें कुछ अपना पर्सनल टेस्ट भी छोड़ते हैं जिसके वजह से वो यूनिक होता है। तो सर्टेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो फॉलो करते हैं प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टिल हम लोग पर्सनल जजमेंट जो एक अकाउंटेंट का डिसिसिव रोल होता है अकाउंटिंग, वो इसमें टच रहता है। चलिए, यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका कहाँ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये हमें बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। अब कैसे बताता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की मदद से। विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम कभी भी किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं जान सकते कि वो बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है लॉस कर रहा है उस अकाउंटिंग पीरियड में। फिर ये हमें इन्फॉर्म करता है फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, चलिए इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, मैच जीत गया। मैच जीतने के बाद वो आईसीसी के किस रैंक पे भी बिलोंग कर रहा है, ये हो गया फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये इन्फॉर्म हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कहां से पता चलता है? बिजनेस का बैलेंस शीट से, जो एक एसेंशियल पार्ट है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो हमें फाइनेंस दे गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, that is about the assets, liabilities, the capital employed in the businesses. They gives us the information about that. Assistance to management, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है किस लिए? मैनेजमेंट के लिए, प्लान्स बनाने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल करने के लिए, अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के अफेयर्स को संभालने के लिए। इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें हेल्प करता है लोन को रेस करने के लिए बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सर इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हेल्प करेगा? सर मैं गया हूँ लोन लेने के लिए, समझिए मैं एचडीएफसी बैंक में गया लोन लेने के लिए, मैंने कहा कि मुझे लोन दे दीजिए, बैंक का पैसा है नहीं बैठा हुआ, जो सर आएंगे और लोन दे देंगे हम सर को। तो सर तो कोई तीसरा खान है भी नहीं जो उनको लोन मिल जाए। तो मुझे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? अपना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि क्या मैं एलिजिबल हूं उतना लोन लेने के लिए। अगर मैं उतना एलिजिबल हूं लोन लेने के लिए तो वो मुझे प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज अगर मैं उतना एलिजिबल नहीं हूं, उससे कम एलिजिबल हूं, तो वो मुझे ऑफर कर देंगे कि आपको इतना लोन मिल सकता है। तो लोन को रेस करने के लिए ये मदद करता है। असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, हमें कितना टैक्स पे करना है, हमें जब पता होगा हमारा इनकम कितना तभी ना हम टैक्स पे करेंगे। तो ये हमें इनकम सोर्स, सॉरी नॉट इनकम सोर्स, हमारा इनकम कितना है वो बताता है, जिसकी वजह से हम टैक्स ड्यूटीज इनकम टैक्स पे कर सके। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सपोर्ट करता है। ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज अ फर्म एविडेंस, यानी लीगल मैटर्स में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज होता है, इंपॉर्टेंस है इसका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये तो हो गया फॉर्मेट,
बैलेंस शीट का, थोड़ा सा उसको छोटा कर देता हूँ जिससे आप पूरा देख सको। ऐसा तो ये आपके बुक में है। तो ये हो गया फॉर्मेट बैलेंस शीट का, ये एक वर्टिकल फॉर्मेट है। पहले क्या होता था, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होते थे। नॉर्मली हम लोग जो किए हैं वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में किए हैं। लाइबिलिटीज, एसेट्स, यहाँ पे बैठता था शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। यहाँ पे आता था नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट। इसी चीज को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं करके इन्होंने इसको वर्टिकल फॉर्म में कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा ही बड़ा हो गया, छोटा कर देते इसको थोड़ा सा। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। अच्छा, क्या क्या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसके अंदर, ये बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हो गया नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ये वो लाइबिलिटीज है जो ड्यू हो जाते हैं आफ्टर 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा। इनका जो समय रहता है ये 12 मंथ से ज्यादा रहता है, उसे हम नॉन करेंट लाइबिलिटीज कहते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसे डिबेंचर, बॉन्ड्स, कंपनी ने इश्यू किया हो, या लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, ये सब। पब्लिक डिपॉजिट्स, unless specified it will be assumed that deposits for more than 1 year। अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो हम पकड़ के चलेंगे वो डिपॉजिट जो है 1 साल से ज्यादा है। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में क्या आ जाता है, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। आपने डिबेंचर को रिडीम किया है और रिडीम में भी आपको प्रीमियम पे करना पड़ जाएगा, दैट इज डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। सेम फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया गया है, उसमें भी प्रीमियम पे करना पड़ा आपको, दैट इज द डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, उसमें आ जाते हैं प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर वारंटीज। ये सब हो गया हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करेंट लाइबिलिटीज, ये वो लाइबिलिटीज होते हैं जो 1 साल से कम के होते हैं। These are the liabilities less than 12 months। इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ जाते हैं जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। ट्रेड पेबल्स में आ जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, जिसको हम लोग ट्रेड पेएबल टर्म करते हैं। करंट लाइबिलिटीज में आ जाता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट एक्रूड बट ड्यू ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट एक्रूड है बट ड्यू है बोरोइंग्स पे। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन, अच्छा एक ही चीज हो गया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको इनकम मिलने वाला था, एडवांस में मिल गया, दैट इज अ करंट लायबिलिटी। अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड पे नहीं हुआ। अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिविडेंड क्लेम भी नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू। कॉल इन एडवांस, पहले ही पैसा दे दिया, एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, ये सब हो गया करंट लायबिलिटीज के हिस्सा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं बोल दूं आपको, अच्छा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इट इज NIS, नॉट इन सिलेबस। नॉन करेंट लायबिलिटी को अगर आपको इजीली अगर याद करना है, इसको लिख दो डॉल। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी,
अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लाइबिलिटीज का अगर शॉर्ट फॉर्म है तो लो उसको टॉस। ठीक है, तो ये एक तरीके का शॉर्ट फॉर्म है याद करने का। अच्छा, चलिए अब आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट इंक्लूड द एसेट्स हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। जिस तरह से नॉन करंट लाइबिलिटी इज मोर देन 1 ईयर, उसी तरह नॉन करंट एसेट भी मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा का होता है ये। अब इसमें क्या क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सचर, लाइफ स्टॉक, कंप्यूटर व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ये सब आ जाता है इसमें। इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाते हैं गुडविल, पेटेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब आ जाता है इंटेंजिबल एसेट्स में। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट है बट अभी वो पूरा पूरे डेवलप नहीं हुआ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर स्पेसिफाई नहीं किया जाए तो हम इसको क्या एज्यूम करेंगे कि ये 12 मंथ से ज्यादा का है। अगर 12 मंथ से कम हो गया तो वो करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाएगा, करंट एसेट्स पे। अब इसमें कौन कौन सा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हम एज्यूम करेंगे। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूं ना आपके, ये वाले बैलेंस शीट के अंदर, अगर आपको कंपनी बैलेंस शीट में हेडिंग सब हेडिंग पूछा कि कौन सा किसके अंदर आता है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या आ जाता है, इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आ जाता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। तो किसके अंदर क्या आता है, यही चीज मैंने समराइज करवाया लाइबिलिटीज में, और यही चीज मैं आपको समराइज करवा रहा हूं एसेट्स में। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ जाता है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर और बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। फिर आ गया डिफर्ड टैक्स एसेट, इसमें क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये लोन एंड एडवांसेस जो एक्सपेक्टेड रहते हैं रिसीव बैक आफ्टर मोर देन 12 मंथ, एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायद 12 महीने से ज्यादा समय के बाद हमें वापस होने वाला है। कैपिटल एडवांसेस, एडवांसेस गिवन फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए कैपिटल दिया गया है, दैट इज कैपिटल एडवांसेस। एडवांसेस और नॉट रिसीव्ड बैक इन कैश, ये जो कैपिटल एडवांसेस जो है ये रिसीव बैक नहीं होते कैश में, बट वन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ सम फिक्स्ड एसेट्स, बट फिक्स्ड एसेट्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं, क्योंकि हम कैपिटल तो लगाते हैं फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, तो वो हमें किस फॉर्म में वापस मिलते हैं, फिक्स्ड एसेट के फॉर्म में वापस मिलते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है जो मोर देन 12 मंथ्स होता है बैलेंस शीट के डेट से, और इसे हम लॉन्ग टर्म एडवांसेस भी के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी यानी जैसे हमारे यहाँ पे कोलकाता में चलता है CESC, तो सर CESC में क्या डायरेक्टली मीटर आप अप्लाई करोगे लगा देता है, कुछ भी पैसा नहीं लेता, नहीं, वो एक सिक्योरिटी मनी लेते हैं। और ये कब लौटाता है, सिक्योरिटी मनी वो तब लौटाता है जब आप मीटर को बंद कर देते हो। तो कोई भी कोलकाता में तो ऐसा है नहीं जिसको सिक्योरिटी मनी के लिए वो मीटर 1 साल के अंदर ही बंद कर दे, ऐसा तो कोई नहीं है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमेशा 12 मंथ से ज्यादा का, और 12 मंथ से ज्यादा के होने के कारण इसे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट को नॉन करंट एसेट्स का हिस्सा या लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस का हिस्सा मान के चलते हैं। और भी कुछ नॉन करंट एसेट्स है, जैसे शेयर इश्यू एक्सपेंस, ये भी मोनेटाइज होता है 12 महीने के बाद, तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट्स।
अब आ जाते हैं करंट एसेट्स की तरफ कि करंट एसेट्स में क्या क्या है। करंट एसेट्स shall include the asset held for 1 year or less. Of course, ये एक साल से कम का होता है। इट इज लेस देन 12 months, ये एक साल से कम का होता है। अब इसमें करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो लॉन्ग टर्म मैंने बताया था अभी नॉन करंट एसेट में 12 महीने से ज्यादा गए तो हम लोग उसको नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में लेके चलते हैं। अब 12 महीने से कम का है तो वो करंट एसेट या करंट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा हो जाता है। इन्वेंट्रीज, स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, कोई काम चल रहा है, लूज टूल्स, गुड्स इन ट्रांजिट, सामान रास्ते में है, ये सब उनको इन्वेंट्रीज कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, इसको हम लोग टर्म करते हैं दे आर द ट्रेड रिसीवेबल्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यानी कैश एंड बैंक बैलेंसेस, चेक्स, ड्राफ्ट्स इन हैंड्स, check in hand, draft in hand, cash in hand. This all are the part of cash and cash equivalents. एक और आ जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रॉमिसरी नोट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये वो एडवांसेस रिकवरेबल इन कैश, ये वो एडवांसेस है जो हम कैश में रिकवर करते हैं। और भी अदर करंट एसेट है जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिविडेंड रिसीवेबल, accrued income, advance tax, share issue expense to be amortized in the next 12 months, जो next 12 month के अंदर amortize हो जाए। contingent liability, contingent liability में क्या क्या आ जाता है? claim against the company not acknowledged as debt, कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम किया, डेब्ट्स एक्नॉलेज नहीं हुआ इसीलिए। गारंटीज गिवन बाय द कंपनी, कंपनी ने भाई गारंटी दिया है। proposed dividend for the current year, इस साल का proposed dividend, that is a part of a contingent liability. bills discounted but not matured, bill तो discount हो गया है but अभी तक mature नहीं हुआ है, that is a part of a contingent liability. commitment यानी वादा, तो पहला contracts remain to be executed, इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट्स आता है जो भी होना बचा है। कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है बट उसमें काम होना भी बचा है। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, अभी भी शेयर्स का कुछ पार्ट बचा हुआ है, दैट इज द अनकॉल्ड लाइबिलिटी, कमिटमेंट देना पड़ेगा। एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस यानी समझ लीजिए 2022 में इनका डिविडेंड देने का बात था 100 रुपीज, इन्होंने नहीं दिया। 2023 में 50 रुपीज डिविडेंड देने का, 80 रुपीज डिविडेंड देने का बात था, नहीं दिया। 2024 में डिविडेंड देने का टाइम आया, 50 रुपीज देना था तो सर से 50 रुपीज नहीं देंगे। 2023 का 80 रुपीज, 2022 का 100 रुपीज, तो टोटल हो गया 230 रुपीज, पूरा का पूरा डिविडेंड में आ जाएगा। इसे हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस कहते हैं, एरियर्स ऑफ डिविडेंड्स। चलिए नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कंपनीज बैलेंस शीट एंड अ फर्म्स बैलेंस शीट। कंपनी के बैलेंस शीट में और फर्म का जो बैलेंस शीट होता है उसमें क्या फर्क होता है? सबसे पहला पॉइंट बेसिक्स ऑफ डिस्टिंक्शन का, फॉर्मेट एंड कंटेंट्स। The form and contents of a company's balance sheet must be in accordance with Schedule 3 Part 1. किस तरीके से होना चाहिए? Schedule 3 में होना चाहिए Part 1 किसका? Companies Act 2013 के हिसाब से। There is no statutory format or prescribed contents for the balance sheet of the firm. अभी कोई statutory रूल, कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, ना प्रिस्क्राइब कंटेंट बताया गया बैलेंस शीट फॉर्म के लिए। फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स मस्ट बी शोन अलोंगसाइड द फिगर ऑफ द करेंट ईयर। बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर दोनों रहता है कंपनी का, बट फर्म का जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं प्रीवियस ईयर कंपलसरी नहीं होता। ऑर्डर ऑफ परमानेंस और लिक्विडिटी,
अब हम किस तरीके से ऑर्डर को फॉलो करते हैं, परमानेंस और लिक्विडिटी। तो कंपनी के बैलेंस शीट में हम लोग ऑर्डर ऑफ परमानेंस को फॉलो करते हैं, और फर्म्स के बैलेंस शीट में हम लोग परमानेंस और लिक्विडिटी दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म, अच्छा ये दो बार आ गया ये पॉइंट, जस्ट कटिंग डाउन। Vertical or horizontal form, a company's balance sheet is prepared in vertical form only. कंपनी का बैलेंस शीट जो हमने भी दिखाया था आपको, वो वर्टिकल फॉर्म में ही होता है, बट फर्म का जो बैलेंस शीट है वो हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर सकते हैं, लायबिलिटी है एसेट, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट, ये जो है फॉर्मेट है इसका, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम। अच्छा अब यहाँ पे पास में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या क्या आता है ये दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या क्या आ जाते हैं देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, ग्रॉस सेल। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, ये नेट सेल होता है आफ्टर टैक्स। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू जैसे सेल ऑफ स्क्रैप हो गया, ये सब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हिस्सा हो जाते हैं। नोट, अब ये ध्यान से ये नोट पढ़िएगा, इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी, अगर ये कंपनी जो है वो फाइनेंस कंपनी है, अगर द फॉलोइंग विल बिकम द रेवेन्यू ऑपरेशन, तो ये जो है ये भी रेवेन्यू ऑपरेशन का हिस्सा हो जाएगा। क्या क्या, इंटरेस्ट से इनकम, अगर हमारा बैंक है तो ऑफ कोर्स हम बैंक से लोन देते हैं, तो लोन से जो इंटरेस्ट आता है वो तो हमारा प्राइमरी इनकम है ना, अगर बैंक इज अ फाइनेंस कंपनी। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड से अगर आपको इनकम आए। नेट गेन या लॉस, आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया है। रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, और भी अगर कोई अदर फाइनेंशियल सर्विसेज है वहां से अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और अगर वो फाइनेंस कंपनी है तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अदर इनकम का क्या क्या पार्ट है, चलिए देख लेते हैं। अदर इनकम में इज द रेवेन्यू दैट इज नॉट अर्न फ्रॉम अ बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी से ये अर्न नहीं हुआ है बट अर्न जरूर हुआ है, तो उसमें क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट इनकम। सर अभी तो आपने इंटरेस्ट इनकम कहा था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है, अगर वो फाइनेंस कंपनी है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, अगर वो फाइनेंस कंपनी नहीं है तो वो अदर इनकम का हिस्सा बन जाएगा। जैसे अगर हमारा बिजनेस किसका है, एजुकेशन का है, स्टडी पॉइंट। अगर हमारे पास इंटरेस्ट, समझ लीजिए हमसे किसी ने उधार लिया था 1 लाख रुपीज, मैंने उनको बोला कि ठीक है आप 1% ब्याज मुझे दे दीजिएगा, तो ये जो ब्याज आता है 1000 रुपए, ये मेरे स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर का इनकम नहीं है, बट आता तो है ना, तो ये अदर इनकम का हिस्सा बन जाएगा। डिविडेंड इनकम, हमने किसी शेयर में पैसा लगाया, हमारा जो स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर है वो तो फाइनेंस कंपनी नहीं है ना, बट हमने शेयर में पैसा लगाया, तो वहां से जो इनकम हो रहा है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है बट वो अदर इनकम का हिस्सा है। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने गेन किया या लॉस किया उसको लेस करके जो क्लासिफाइड होगा वो अदर एक्सपेंस का हिस्सा बना देंगे। अदर इनकम और क्या क्या आ सकता है, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ मिसलेनियस आइटम्स। हमारे पास पेपर्स आते हैं, टेलीग्राफ, स्टेट्समैन, सबके बहुत सारे बंडल्स बन गए, मैंने उसको जाके सेल कर दिया, कुछ तो पैसा आया वहां से, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अदर इनकम। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स का रिफंड मैंने ज्यादा पे कर दिया, उसका रिफंड आ गया मेरे पास, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अदर इनकम। और अगर ये फाइनेंस कंपनी है तो फॉलोइंग विल बिकम रेवेन्यू ऑपरेशंस, तो ये क्या क्या चीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चला जाएगा, पहले भी बताया, नीचे भी और एक नोट में भी फिर बता दे रहा हूँ, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, नेट गेन और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये हो गया अदर इनकम का पार्ट। आगे मैं आपको एम्प्लॉय एक्सपेंसेस का भी बताऊंगा, यहाँ पे एक बार बता देता हूँ तब भी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अच्छा जैसे आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे हम लोग पता लगाते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड,
सर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसमें सिर्फ परचेज के बारे में बोला है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के बारे में नहीं बोला। चेंज इन इन्वेंट्री, सर चेंज इन इन्वेंट्री हो गया ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे परचेज नहीं आता। फिर हो गया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, आप एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हो इसके बारे में। फाइनेंस कॉस्ट, बिजनेस को जो फाइनेंस करते हैं, अभी पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उसमें भी कुछ पैसा लगता है, कॉस्ट जनरेट होता है, दैट इज द फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, आगे बढ़ लेंगे हम लोग, इसमें क्या क्या आता है। अदर एक्सपेंसेस, अब टोटल रेवेन्यू जो है इस दोनों को ऐड करके टोटल रेवेन्यू आता है। अब एक्सपेंसेस को जब हम माइनस कर, टोटल एक्सपेंस को उसको पहले ऐड कर देंगे, जो आएगा दैट इज रोमन 4। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट क्या होगा 3 माइनस 4, यानी इनकम माइनस एक्सपेंस। फिर जो आएगा उससे हम टैक्स को लेस कर देंगे, उसके बाद जो आएगा वो होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट। ओके चलिए, तो जैसे मैंने वहां पे कह दिया था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या आ जाता है, सर एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट मिले बिजनेस से, वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव इनकैशमेंट, आप छुट्टी ले रहे हो तब भी आपको कंपनी पैसा पे कर रहा है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सर प्रोविडेंट फंड थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। समझ लीजिए आपका सैलरी है 10,000, कंपनी ने कहा कि अपना सैलरी का 10% आपको पीएफ में जमा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 1,000। तो ये सर कौन सा कंट्रीब्यूशन हुआ, ये तो मेरा खुद का कंट्रीब्यूशन है, इसमें एम्प्लॉय को कहाँ बेनिफिट हुआ। अरे रुक जाओ, होगा, कंपनी ने कहा तुम 10% अपना सैलरी का बढ़ो और 10% हम बढ़ेंगे तुम्हारे सैलरी का एक्स्ट्रा, दैट इज 1,000। तो ये 1,000 जो है ना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस चला गया। आपका पीएफ है 2,000 का, बट पूरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं है, वो पार्ट जो कंपनी पे कर रही है वो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस का हिस्सा बन जाएगा, प्रोविडेंट फंड का। ग्रेजुएटी फंड, सुपर एनुटेशन फंड, ये सब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का हिस्सा है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस जैसे कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन का खर्चा, उनका मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा, उनका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एसॉस का खर्चा, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस प्लान, ईएसपीपी, ये सब जब हम एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में चला जाता है, उनका फायदा होता है, हमारे लिए वो खर्च है। फाइनेंस कॉस्ट जो पे लिखा हुआ था, चलिए फाइनेंस कॉस्ट किसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जैसे कि इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन फ्रॉम बैंक, मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है उसमें मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा है। इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट लिमिट फ्रॉम बैंक, मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ किस पे, ओवरड्राफ्ट पे, या मेरा कैश क्रेडिट लिमिट जो है बैंक पे उस पे। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, मैंने डिवेंचर लिया उस पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, बॉन्ड्स पे कर रहा हूँ, पब्लिक डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। अदर बोरोइंग कॉस्ट, दिस वुड इंक्लूड, अदर बोरोइंग कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ और प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। बोरोइंग कॉस्ट उधार लिया है तो इसमें डिस्काउंट होना, लॉस हो जाना इश्यू ऑफ डिवेंचर में, रिटर्न ऑफ हो जाना, ये सब फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा है। लोन प्रोसेसिंग चार्ज, आप लोन लोगे तो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा ना, बिना चार्ज पे किए आप कैसे कर सकते हो लोन, तो वो भी एक तरीके का फाइनेंस कॉस्ट है। गारंटी चार्जेस, भाई गारंटी दे रहा है अगला, उसका वो चार्ज लेगा। कमिटमेंट चार्जेस, वादा किया है उसका भी वो चार्ज लेगा। बेटा दुनिया में हर चीज का चार्ज है। कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, थोड़ा डिपॉजिट को लेकर आपने मोबिलाइज किया उसके लिए भी आपने कमीशन पे किया, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन एंड amortization एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट रिटर्न ऑफ, कितना अमाउंट टेंजिबल फिक्स्ड एसेट से
कम हो गया। टेंजिबल फिक्स एसेट कौन सा एसेट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, दिस ऑल आर द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। amortizations, cost of intangible asset written off, tangible होने से depreciation, intangible जैसे goodwill, patent, copyright, this all are the part of amortizations. Other expenses में और क्या क्या आ जाएगा? Carriage inward, outward, freight, manufacturing expenses, rent rate taxes, insurance less prepaid if any, discount allowed, commission allowed, bad debts written off and provision for bad debts, repairs to machinery, building and other fixed assets, trade expenses, trade करने का खर्च, administration, office and telephone expenses, बिजनेस चलाते हो उसका खर्चा है, टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, उसका एक खर्चा है, रिचार्ज का खर्चा है, बैंक चार्जेस, बैंक में स्टेटमेंट ऑफ अपडेट्स रखते हो, बैंक से ट्रांजैक्शन करते हो तो बैंक भी एक चार्ज करते हैं आपसे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, किसी फिक्स्ड एसेट को आपने बेचा, उसको बेचने में लॉस हो गया, दैट इज अदर एक्सपेंस। डायरेक्टर का फीस पैसा, दैट इज अदर एक्सपेंस। ऑडिट फी, दैट इज अदर एक्सपेंस। कन्वीनियंस एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंस। कुरियर एक्सपेंस, अब कुरियर करके सामान भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस। टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंस, टेलीफोन, फोन करते हो, इंटरनेट चलाते हो, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाय इंटरनेट में इसको अपलोड करूंगा तो इसका भी खर्चा है ना, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कहीं गए खाना पीना खाए, दैट इज द पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंस एज वेल। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग जब आएंगे तब इसके बाद से यानी सम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम लोग दो भाग में बात कर रहे हैं, दैट इज पार्ट 1, अदर वन विल बी पार्ट 2। तो कल आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, काइंडली अच्छा से देखिएगा, समझिएगा। अगर कहीं आपको लगे कि कुछ दिक्कत हो रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मैंने वीडियो में दे दिया है, उसमें हमें बताइएगा कि क्या दिक्कत है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आपका डाउट्स क्लियर कर देंगे, कोशिश करेंगे अपने एंड से कि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा जिससे हम और ज्यादा मोटिवेटेड रहें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहे। थैंक यू।